26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, सेनेट ने मंजूर कर ली और कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर ली। इसकी 22 शीटें हैं, इसकी डिटेल्स आपको आगे बताते हैं। इससे पीटीआई को क्या फायदा और नुकसान हुआ, मौलाना साहब को क्या फायदा और नुकसान हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और जो कहा जा रहा था कि पीटीआई के 2 सेनेटर हुकूमत के साथ मिल गए हैं, उन्होंने क्या वोट दिया या नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जस्टिस, कौन कौन से जज रिटायर होने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, नया चीफ जस्टिस कौन बनने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी नाजरीन, आपको मैं ताज़ा अपडेट से आगाह करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम जो सेनेट से भी मंजूर हो गई और कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई, इसकी 22 शीटें हैं। और जो कहा जा रहा है कि अलग सेपरेट अदालत बनाई जाएगी, वो नहीं बन रही, पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें 8 एमएनए होंगे और 4 सेनेटर होंगे जो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे। अब इसमें सबसे जो ज्यादा फायदा है नाज़रीन, वो मौलाना साहब ने किस तरह लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी हिकमत अमली मिलाई है और इसको इस पीटीआई को क्या नुकसान इससे हुआ है और पीटीआई ने वोट क्यों नहीं दिया। मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा इस बात पे कि मौलाना फैजुर रहमान साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई है, आखिरी दिन तक कोशिश करते रहे कि पीटीआई भी इसमें शामिल हो जाए। पर हालांकि सेनेट में जब इजलास होने वाला था, मौलाना साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के पास गए। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक दिन और दें, हम पीटीआई वाले अब मुशावरत चाहते हैं, वो एक दिन का टाइम मांग रहे हैं। और उन्होंने जो मौलाना साहब ने मुसद्दा पेश किया था, उसमें जो एक तरमीम थी कि जो भी सरकारी इमारतें होंगी उन पे अटैक करेगा उनको मिलिट्री के जरिए सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि पीटीआई ने कहा ये शीख हमें मंजूर नहीं है। और मौलाना साहब ने कहा कि ये शीख निकलवा दी, लेकिन फिर भी पीटीआई ने आखिरी टाइम पे आके, हालांकि एक दिन का टाइम भी मांगा, मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे एक दिन का टाइम लेके दिया कि आप एक दिन आगे करें, लेकिन मौलाना साहब ने ये काम किया। लेकिन पीटीआई वालों ने आखिरी टाइम पे कह दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम सेनेट में वोट करेंगे और ना हम कौमी असम्बली के अंदर वोट करेंगे। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे अहम मसला है इस शीट में, जो आईनी तरमीम में जो एक अहम शीट है कि इसके अंदर जो जस्टिस का जज का इंतखाब करना है सुप्रीम कोर्ट, वो किस तरह होगा, चीफ जस्टिस का इंतखाब किस तरह होगा। इसके अंदर नाज़रीन एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें 8 एमएनए शामिल होंगे और 4 सेनेटर शामिल होंगे। अब वो काम क्या करेंगे, वो जो मोस्ट सीनियर जज होगा उनका इंतखाब करेंगे। अब जिस तरह आप कह लें कि 25 को काजी फायद ईसा साहब रिटायर होने वाले हैं, उसके मुकाबले में अब जो ज्यादा जो पीटीआई को जहां से रिलीफ मिलने का चांस था, वो चाह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब आए चीफ जस्टिस के ओहदे पे कि ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके। अब नाज़रीन, सुनने में ये आ रहा है कि जो नया चीफ जस्टिस होगा, वो आपको नाज़रीन मैं अपडेट दे रहा हूँ ये कि जो सुनने में आ रहा है वो नया चीफ जस्टिस होगा, उसका नाम होगा याहिया अफरीदी साहब। याहिया अफरीदी साहब हालांकि मंसूर अली खान से मतलब कह लें कि मोस्ट सीनियर इतने नहीं है, लेकिन उनका नाम आ रहा है सामने। 8 एमएनए शामिल होंगे और 4 सेनेटर शामिल होंगे, जिसमें एक मौलाना साहब का भी सेनेट शामिल होगा और 2/3 अक्सरियत से ये बिल पास होगा, वजीर आजम के पास जाएगा, वजीर आजम फिर नाम का इंतखाब करेंगे और वो जरदारी साहब के जो सदर हैं इस टाइम मौजूदा सदर के दस्तखत होंगे और इस तरह मंजूर हो जाए। अब नाजरीन, जो 3 जजों का नाम सामने आ रहा है, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब और इसके अलावा याहिया अफरीदी साहब। और नाज़रीन, सुनने में ये आ रहा है जराये के मुताबिक जो सबसे ज्यादा जिसके चांस है उनका नाम है याहिया अफरीदी साहब। और नाज़रीन, मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, अगर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते हैं तो फिर होगा क्या। सुनने में ये आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब और इसके अलावा मुनीब अख्तर साहब ये दोनों रिजाइन देंगे। और इसके अलावा ये भी पता चल रहा है नाजरीन के कम अज कम 5 जज रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने लाएमल तैयार कर लिया, बैकअप तैयार कर लिया है। हुकूमत का कहना है कि अगर कोई 5 जजेस रिटायर भी हो जाते हैं तो हमने बैकअप पे जजेस रख लिए हैं, हमें मसला खिलाफ नहीं पड़ेगा। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, सेनेट में इसके सबसे पहले वोटिंग हुई, 64 वोट रिक्वायर्ड थे, लेकिन इस बिल पे 65 वोट पड़ गए। अब जिनके बारे में पीटीआई सोशल मीडिया पे, नेट पे, हर जगह, फेसबुक पे, हर जगह ये शोर मचा रही थी कि हमारे 2 सेनेटर फैसल सलीम साहब और डॉक्टर जरका साहब, ये दोनों हुकूमत के साथ शामिल हो गए। लेकिन डॉक्टर जरका साहब का एक बयान भी आया था कि मैं इमरान खान के विश के खिलाफ कोई वोटिंग नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने ट्रोलिंग जारी रखी। पीटीआई ने कहा कहा कि हमारे ये 2 सेनेटर हुकूमत के साथ शामिल हो गए, लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ
ये दोनों दोनों सेनेटर इन्होंने वोट नहीं दिया, ना फैसल सलीम साहब ने दिया और ना डॉक्टर जरका साहिबा ने दिया। तो अब पीटीआई को चाहिए सबसे पहले इनसे माजत करे, क्योंकि इन्होंने पीटीआई के खिलाफ वोट नहीं दिया। जिस तरह पीटीआई ने चाहा था इन्होंने बिल्कुल इसी तरह किया है। हालांकि पीटीआई का ये दिल था, ये हुकूमत के साथ शामिल हो गए हैं। पीटीआई ये गुमान में थे कि ये हुकूमत के साथ शामिल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे पहले नाजरीन पीटीआई वालों को चाहिए कि इन दो सेनेटर से जाके अपोलोजाइज करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह आप इवन के यहाँ तक डॉक्टर जरका साहब के जो क्लिनिक है उसका एड्रेस भी दे दिया गया था ताकि ट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। उन्होंने इज्जत रखा, भरम रखा, साहिब किरदार रहे। उन्होंने पीटीआई के अंगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं किया। इसके बरक्स अख्तर मेंगल साहब के दो सेनेटर वो हुकूमत के बेंचेस पे बैठे थे और अख्तर मेंगल साहब अपोजिशन के साथ बैठे थे, और अख्तर मेंगल साहब ने इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त भी दे दी कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके वोटिंग की है। लेकिन हुकूमत ने ये बात तो यकीन करवाया है इन दोनों सेनेटर को जो अख्तर मेंगल साहब के थे कि यह तो मामला या लंबा चलेगा, अगर कुछ ना भी हुआ, अगर मतलब या तो पहली बात है कुछ होगा नहीं, अगर हो भी गया तो फिर हम किसी ना किसी तरीके के साथ हम हुकूमत का कहना है कि हम आप लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। ये थी नाजरीन 26वीं आईनी तरमीम। अब इसका मौलाना साहब को क्या फायदा हुआ है? मौलाना साहब ने जद्दोजहद की है, मौलाना साहब ने बड़ा काम किया, कभी हर रहनुमा से मिले हैं, कभी पीटीआई वाले इनसे मिल रहे हैं, कभी पीपल पार्टी वाले मिल रहे हैं, कभी नून लीग वाले मिल रहे हैं, हर जमात इनसे जाके इनके आस्थाने पे मिली है, ताकि मौलाना साहब का किरदार है जो मौलाना साहब ने बड़ी हिकमत अमली दिखाई है। तो और मैं आपको बात नाजरीन बता दूं कि मौलाना साहब ने जो एक शिक पेश किया है कि पाकिस्तान को सूद फ्री मुल्क बनाया जाए, 2028 में पाकिस्तान सूद फ्री मुल्क भी हो जाएगा। यह काम मुझे जो बड़ा अच्छा इसके अंदर लगा है। और जजिस का नाजरीन इस आइन के मुताबिक जजिस जो पहले होते थे उनको कोई मतलब पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन इस तरमीम के मुताबिक जजिस की भी पूछताछ होगी। एक वकील एक जज है जो 400 महीने में फैसले सुना रहा है और दूसरा जज 4 फैसले सुना रहा है। ये नाजरीन भला हो सकता है? इस तरह जजिस के ऊपर भी बेंचेस बैठे। ये थे नाजरीन आईनी तरमीम। और इसका पीटीआई को क्या फायदा और नुकसान हुआ है? पीटीआई को यह नुकसान हुआ कि पीटीआई अकेली एक साइड पे रह गया। अगर पीटीआई का दिल था कि किसी तरीके के साथ हमें इसमें आइन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए किसी तरह हमें रिलीफ मिल सके, लेकिन इन्हें रिलीफ अपने साइड के उन्होंने वोटिंग से इनकार कर दिया। अब क्या पता उन्हें कोई रिलीफ ना मिले, उनके सारे दरवाजे ही बंद हो चुके, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से, और वो चाहते थे कि मंसूर अली शाह साहब आए। अब मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, जो मंसूर अली शाह साहब है वो क्या पता रिजाइन दे दें, मुनीब अख्तर साहब भी रिजाइन दे दें, जज है, और या अफरीदी साहब क्या पता नए चीफ जस्टिस बन जाए। और मैं आप इन दोनों का बता दिया थे कंट्रोवर्सी में शामिल हो चुके हैं मंसूर अली शाह साहब, लेकिन ये बहुत ही काबिल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, बहुत आला किस्म के वकील थे, अब जज हैं। इनके फैसले भी बड़े ही यानी कि अहम होते हैं। ये बहुत अहम वकील है, वो जज हैं। और इसके अलावा मुनीब अख्तर साहब भी एक ब्रिलियंट इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। क्या पता ये या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये रिजाइन कर दें। अब पीटीआई वालों के पास कुछ भी नहीं बचा। पीटीआई वाले चाहते थे कि हमें कुछ रिलीफ मिले, हमें कुछ फायदा पहुंचे। वो आखिरी टाइम तक मौलाना साहब से आके मिलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने एट द एंड फैसला क्या किया कि हमने वोटिंग में शामिल नहीं होना। जी नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।